जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करते हैं जी, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ कवर अप की थी मैं वो थी ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट पास कर रहे थे। हमने एक ही चीज़ देखी थी और वो ये थी कि हम ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट पास कर रहे थे जी। और मैं उस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली अभी ही क्लास के साथ शेयर किया ताकि उसी पे बात डिबेट की जा सके जी। तो ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट के बारे में बात की थी और वो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब बात ये है कि एट डिस्टेंस डिस्टेंस dd2 टेम्प डॉट फीट फीट्स प्लस dd2, ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो ऑलरेडी हमने किए हैं। अब क्वेश्चन अचानक से माइंड में ये आया, क्वेश्चन सुने गौर से जरा। यूजर की डिमांड है, क्लास मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको बात समझ आ सके। यूजर की डिमांड है कि भाई वो ऐड तो करे, ऐड तो उसने कर लिया, लेकिन वो जो यहाँ पर टेम्प डॉट शो डिस्टेंस करता था, ऐसे ही था ना जी, शो डिस्टेंस। जी सर। यस सर। वो कहता है कि वो ऐसे टेम्प डॉट शो यहाँ ना करे, बल्कि ये जो सम है ना, ये मेन में डिस्प्ले करवा दिया जाए। ओके, मतलब कि वो मेन में डिस्प्ले करवाए, अभी भी रिटर्न वाइड है। अगर वही शो करवाना है, क्या मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया हुआ? ये अचानक नजर आया मुझे, था कि मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया। बताया हुआ जी क्लास? यस सर। बताया था। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे अब? आप इस चीज को बाखूबी जानते हैं कि डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, आने वाले डाटा मेंबर उसी के होते हैं। तो क्यों ना हम 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ काम चला लें। कैसे? कुछ इस तरह। d3 डॉट एड डिस्टेंस, जिसमें d1 कॉमा d2 फॉरवर्ड कर दिया। अब इसका हुआ क्या? बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि d3 डॉट एड डिस्टेंस के अंदर हम d3 को एक्चुअल पैरामीटर्स बना लेंगे और d1 और d2 एज आर्गुमेंट आ जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरह। मैंने अभी करवाया क्लास को, इसलिए मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा। d3 डॉट एड डिस्टेंस d1 कॉमा d2, ये चीज मेंशन की मैंने यहाँ पे। अब हुआ क्या कि जो एक्चुअल में फीट और इंचेस हैं, ये हैं d3 के। d3 डॉट एड यस ये हैं फीट और इंचेस इसके, और d1 एंड d2, हाँ ठीक है वाइट, और जो d1 और d2 जो है वो d1 और d2 जो है वो एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएंगे। अच्छा, ये पास बाय कॉपी है या पास बाय रेफरेंस है? पहले तो ये बताएं। पास बाय कॉपी। 100% pass by copy, because we did not mention the ampersand before this subject and before this subject. अच्छा, अब फीट और इंचेस अपडेट हो जाएंगे। dd1 डॉट फीट, dd2 डॉट फीट, dd1 डॉट इंचेस, dd2 डॉट इंचेस, और ये फीट और इंचेस अपडेट हो जाएंगे। फिर हम फीट्स हम चेक करेंगे कि इंचेस ज्यादा तो नहीं है कहीं 12 से। अगर 12 से ज्यादा है तो फीट्स को +1 कर दे, इंचेस में -12 कर दे। अब जरा गौर से देखें, ये वही कॉल है जो ऊपर लिखी हुई थी। क्लास देखें, ये वही कॉल है जो यहाँ लिखी थी।
जब आप D3 डॉट शो डिस्टेंस करेंगे तो साफ बात है कि D3 जो वहां पर ऐड हुआ था, जिसने इन्वोक किया था ऐड डिस्टेंस को, वो ही D3 यहाँ डाटा को डिस्प्ले करवा देगा और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब जरा देखें आउटपुट आएगी कैसे। अगर हम आउटपुट को देखें, पहले मेरे साथ रहिएगा प्लीज। सबसे पहले नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद गेट डिस्टेंस को कॉल जाएगी। इसमें एंटर फीट्स और एंटर इंचेस आ जाएगा, आ गया, वापस आ जाएगा कंट्रोल। ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल जाएगी, लिसन कॉल जाएगी। D1 और D2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वाया कॉपी इनिशियलाइजर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। उनका मैसेज नहीं आएगा बच्चों, उनका मैसेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो D1 और D2 के लिए DD1 और DD2 दो कॉपियां बनेंगी। D1 के लिए और DD2 के लिए दो कॉपियां बनेंगी। लें जी, ये दो कॉपियां बना देते हैं। इसमें टेम्प नहीं बन रहा जी, इसमें टेम्प बन ही नहीं रहा, तो फिर हम टेम्प को क्यों बनाएं? जब टेम्प बन रहा होता है तो हम टेम्प को बना लेते हैं। इसमें D3 अभी 0 है और D3 का फीट भी 0.0 है। मैंने एडिशन पहले से लिखा हुआ है। D3 के जो फीट्स और इंचेस हैं, जिन्होंने कॉलर ऑब्जेक्ट है जो, वो अपडेट हो जाएंगे। कंट्रोल वापस जाएगा, वापस जाएगा तो दो मैसेज पहले दे के जाएगा। आई एम डिस्ट्रक्टर, आई एम डिस्ट्रक्टर, आई एम डिस्ट्रक्टर चलेगा D2 के लिए, फिर आई एम डिस्ट्रक्टर DD1 के लिए, DD2 DD1 के लिए। इसके बाद भाई शो करेगा, शो करेगा जी कि ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस होगा 5 फीट और इशारिया 4 टेट्रा 01 इंचेस। फिर D1 का शो करेगा, फिर D2 शो करेगा, फिर 3 डिस्ट्रक्टर मैसेज देगा D3 D2 और D1 के लिए। चलाते हैं, अभी चलाया, शेयर किया। D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D1 के लिए डाटा ले रहे हैं 1 and 1.1। आई एम डिस्ट्रक्टर DD2, आई एम डिस्ट्रक्टर DD1। शो का फंक्शन, शो D3 किया, D1 किया, D2 किया, D3 D2 D1, यही बोला था और यही आउटपुट आई। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं अभी। सर अगर हम इसी क्वेश्चन को जो आपने वेरी स्टार्ट में बताया था हमें कि हम पहले इंचेस ले लें एक डिस्टेंस के और मतलब उनको सम करके फीट्स और इंचेस का, तो उन दोनों की जब वैल्यूज आ जाएं तो थर्ड में हम ऐड कर लें डायरेक्ट, ऐसे नहीं कर सकते हम इसको? कर सकते हैं जी, मैं तरीके बता रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो यूजर की डिमांड है वो ये कहता है कि मेन में सम शो करवाओ, और अभी रिटर्न टाइप 0 है, वाइड है। समझ लो, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि साथ वालों के घर में देख पकी है, वो ये कहते हैं कि हम चावल देने नहीं आएंगे, चावल ले जाओ। और आपके घर में जो आप ही हैं, आपके भाई जा रहे हैं चावल लेने के लिए, वो भी अपनी प्लेट या आप हाथों में डाल के खा लेंगे, हाथों में डाल के। आप कैसे चावल खाएंगी? आपने अपनी चावल के लिए प्लेट साथ भिजवा दी है, वो भी खाली। तो D3 बेसिकली जो ऑब्जेक्ट था ना, ये खाली ऑब्जेक्ट हमने भेजा, बट इट्स अ कॉलर ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्चुअल है। तो जब D3 कॉलर ऑब्जेक्ट है तो आने वाले फीट और इंचेस किसके हैं? D3 के। ये उसके कॉलर ऑब्जेक्ट है, और कॉलर ऑब्जेक्ट फीट और इंचेस किसके? इसी के। तो जब ये अपडेट होगा, तो कौन अपडेट हुआ? जिसने अब बुलाया, और जिसने बुलाया वही तो सम है हमारे लिए, और वही तो शो कर रहा है।
सम ऑफ टू डिस्टेंस। अब मैं आप वाली बात ही करता हूँ मारिया। इन्होंने कहा सर बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा क्लास, इनकी बात को। सर हम टेम्प ले लेते हैं। आप बच्चे ये लो जी, ये तुम्हारे टेम्प वाली बात को यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लो जी, ये डिलीट कर दिया। ये आप वाली बात है ना, मैंने शेयर कर दिया वेब प्रोग्राम। ये आप वाली बात है जी, ये आ वाली बात है कि सर ये लें जी D1 है और ये D2 है, ये लें जी, आ वाली बात ही कर रहा हूँ। अब आपकी डिमांड है कि सर आप मुझे यहाँ डिस्प्ले करवाएं वैल्यू को, यानी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अब टॉपिक ये नहीं है पासिंग ऑब्जेक्ट, इट्स अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम। आप समझ आई बात की। अब रिटर्न ऑब्जेक्ट है, अब बाउंड कर दिया गया रिटर्न ऑब्जेक्ट। अब आप दो ऑब्जेक्ट को पास करके एक ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं कॉल करवा सकते। अब आपको भाई रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवाना है तो साफ बात है, दो को भेजो, एक वापस आ जाएगा रिटर्न होके। अब रिटर्न आना है, बात को वेट रखते हैं क्या रिटर्न होगा। D1 कॉल कर रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब D1 कॉलर ऑब्जेक्ट है और D2 एज आर्गुमेंट, जैसे आपने कहा। ये टॉपिक भी है बुक का, ये मैं टॉपिक ही कवर करवा रहा हूँ, उनका क्वेश्चन ही टॉपिक बन गया हमारा। अब टेम्प बनाया, temp dot feet inches 100%, so it must return temp, जैसे आपने कहा बिल्कुल 100% मैं रिटर्न करूंगा। but what will be the return type of this member function? क्या होगी, कोई बताना चाहिए जी प्लीज। कोई बताना चाहिए जी, मैं वेट कर रहा हूँ। जी क्लास, कोई भी बताना चाहिए। आई एम स्टिल सर वेट। टेम्प वाली नहीं, टेम्प की टाइप क्या है? डिस्टेंस। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये भेजा जाएगा तो कॉलर ऑब्जेक्ट जहां कॉल की जा रही है उसके लेफ्ट साइड पे भी तो कोई चीज रखी जाएगी ना। अब आप D3 डॉट शो करेंगे, प्रोग्राम चल गया, मैं सिर्फ आउटपुट दिखाऊंगा। अभी डिबेट काफी पड़ी है। 1 and 1.1। आप देखें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला टेम्प के लिए। DD1 DD2 सॉरी, अब तो DD1 है नहीं, DD2 के लिए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज भी नहीं आना। ये देखें ये टेम्प के लिए चला, ये DD2 के लिए चला, यानी कि DD2 स्टिल क्रिएट हुआ है। तो हम कौन सा कह रहे हैं नहीं हुआ। सारा शो हुआ D1 सॉरी D3 D2 D1। वापस चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आउटपुट में कोई एक माइनर भी फर्क नहीं। अब मैं एक सवाल आपकी तरफ कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा मारिया आप आंसर ना दें, मैं चाहूंगा कोई और वॉलंटियर आंसर दे दे। मुझे ये को बहुत आ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे में आप बाकियों को आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज हमें भी नहीं आ रही क्योंकि आपका नेट का मुझे लग रहा है इशू है। मैं क्वेश्चन फायर कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को सुने फिर मुझे आंसर दें। समझ लें कि स्टेटमेंट नंबर 63 है और इसके लिए 63 के लिए 53 पर सॉरी 53 कह रहा हूँ 57 पर स्टेटमेंट नंबर 63, इस स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट नंबर 57 में D3 क्रिएटेड है ऑलरेडी, जबकि स्टेटमेंट नंबर 65 के लिए समझ लें कि यहाँ कोई भी क्रिएटेड नहीं है। बताएं दोनों स्टेटमेंट में का काम एक ही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है, कोई बताना चाहेगा?
सर इनिशियलाइजेशन का डिफरेंस है कि एक में डिक्लेयर करने के बाद हम कुछ दे रहे हैं और दूसरे में इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं सर। तो इस इनिशियलाइजेशन के लिए क्या चलेगा? सर किसकी इनिशियलाइजेशन के लिए? ये D3 के इनिशियलाइजेशन, आप D3 के लिए बोल रहे हैं ना कि D3 की इनिशियलाइजेशन और यार ऊपर वाले में 63 में D3 की असाइनमेंट हो रही है। जी सर, जी सर। तो फिर इनिशियलाइजेशन D3 की स्टेटमेंट नंबर 65 में इनिशियलाइजेशन कौन करवा रहा है? सर D1 का एक मेंबर फंक्शन है जो करवा रहा है। नहीं, कौन है? चलें, मेंबर फंक्शन अभी भी आपने बोला, चलो मैं उसी को एक्सेप्ट करता हूँ कि ट्रू है। तो कौन है वो? उस मेंबर फंक्शन का नाम क्या है? सर एड डिस्टेंस जो रिटर्न नहीं होगा यार, सर वो बेसिक एड डिस्टेंस तो एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब फिर सर। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और वो वैल्यू, गौर से देखो, मैं इस वैल्यू को नीचे लिख रहा हूँ, समझ लो वो ये वैल्यू थी और ये वैल्यू किस टाइप की है, मैं सिर्फ टाइप लिखने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले भाई वो इस टाइप की वैल्यू है। ये वैल्यू लिख लिया है, सिर्फ ये सिंटैक्स नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि या यूं कर देता हूं ताकि आप ये ना हो कि उसको वैल्यू ही बना लो। ये हो रहा है काम, एक्चुअल में ये काम हो रहा है। अब मुझे बताएं इसके लिए क्या चल रहा होगा? सर ऑब्जेक्ट ना, कंस्ट्रक्टर, कौन सा? डिफॉल्ट कॉपी। 100% ठीक है। डिफॉल्ट बना सर। पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट को, पहले से एक नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को एक पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट से अगर इनिशियलाइज किया जाए जिसकी टाइप भी सेम हो, D3 भी डिस्टेंस का, टेम्प भी डिस्टेंस का। भाई टेम्प भी डिस्टेंस का, ये देख लो, ये देखो, ये टेम्प डिस्टेंस का। तो एक खास मेंबर फंक्शन चलता है और इस मेंबर फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर है और जिसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब यहां से तो एक वैल्यू आपने कहा आ रही थी, वो कौन सी वैल्यू थी? वो टेम्प थी। टेम्प की टाइप क्या थी जी? डिस्टेंस। नया कौन बन रहा था? D3। तो D3 को जब टेम्प मिला तो इट मींस टू से कि आपने D3 को इनिशियलाइज किया टेम्प से, दोनों की टाइप डिस्टेंस थी, तो लिहाजा D3 के लिए खास कंस्ट्रक्टर चला, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी हमने अपना नहीं बनाया हुआ, फिर मैं बात कहूँगा क्लास, चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको। मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सर ने बात क्या की है, ठीक है, ताकि ये नोटिस में ही आपके रहे। सो ये वही प्रोग्राम था, बस इसका जो स्टाइल था वो थोड़ा चेंज था। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, और इसी के अंदर ही मैं एक और चीज डाल देता हूं ताकि आपको एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें मिल जाएं। मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड ऑफ द क्लास। मैं फिर यहाँ पे कहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक आपको समझ नहीं आई वो मेरे साथ शेयर करें। मैंने सिर्फ आपको बताया कि पहले हम ये करते थे कि वहीं शो करवाते थे। यूजर की डिमांड है कि मेन में शो करवाओ। मेन में शो करवाने के दो तरीके हैं, विच वन इज द बेस्ट वो मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि खाली प्लेट भी सिस्टर की साथ ले जाओ। उसमें क्या था कि उसमें आप 3 ऑब्जेक्ट्स को पास कर देते थे। मैंने वो आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, वो आपको मिल गई भी है वो वाली चीज कि आप 3 ले जाओ, एक कॉलर हो जाएगा, 2 पास हो जाएंगे एज आर्गुमेंट, 2 ऐड होके जिस कॉलर में ऐड होंगे वो D3 होगा, D3 शो करवा देगा, बात खत्म। दूसरा जो बेस्ट तरीका है, देखिए मैंने आंसर भी बता दिया, बेस्ट वे। अब बेस्ट वे क्या है? अब इसका बेस्ट वे तो एक ही है और वो ये है कि भाई आप जरा बात को गौर से सुनिएगा। बेस्ट वे, इसका बेस्ट वे तो यही है कि आप रिटर्न टाइप रखें, डिस्टेंस रिटर्न टाइप रखिए। तो अब 3 के बजाय आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। एक जो
कॉल कर रहा है और एक जो पास हो रहा है, क्यों कॉलर के लिए भी तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अगर आपने 2 पास कर दिए और एक कॉलर कर दिया फिर तो 3 ऑब्जेक्ट का सम करने लगे हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेशन हमेशा याद रखिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा 2 ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर। इस तरह तो आप 70 के 70 100 जितने मर्जी चाहें आप ऑब्जेक्ट को पास करके ऐड कर सकते हैं। 69 पास कर दें, 70 से कॉल कर लें फंक्शन को, तो 70 ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन हमेशा 2 ऑपरेंड पे होता है, ये देख लें, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर। ओके, तो हमने रिटर्न टाइप रख दी, टेम्प को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद टेम्प जो कि टेम्परेरी ऑब्जेक्ट था हमने इसको रिटर्न करवा लिया। और क्या हुआ, टेम्प को रिटर्न करवाया और फिर वो टेम्प जो है वो D3 में स्टोर हो गया। टेम्प टेम्परेरी था, जैसे ही वहां से आउट हुआ तो उसके लिए भी डिस्ट्रक्टर चला। फिर DT2 भी एक टेम्परेरी था क्योंकि इट्स पास बाय रेफरेंस, इट्स नॉट पास बाय कॉपी, इट्स नॉट अ पास बाय रेफरेंस। और इस तरह फिर हमने D3 को, फिर D1 को, फिर D2 को शो करवाया, और इसके बाद फिर D3, फिर D2 और फिर D1 वाया डिस्ट्रक्टर डीएलोकेट हो गए। अब जाते जाते एक चीज, दिस इज कॉल्ड अ मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं और आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से याद होगी कि डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों बातें अलग अलग हैं। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आप उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं जहां पर उसकी होल बॉडी मौजूद है, जहां पर वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। भाई डेफिनेशन तो तब बनाएंगे ना जब उसकी प्रोटोटाइप या उसकी डिक्लेरेशन होगी। मैं मिसाल देता हूँ ऐसे रियल लाइफ की एग्जांपल, ताकि आप उस बात को पिक कर सकें जो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे रैंडमली। कि फॉर एग्जांपल अगर खालिक दाद कहता है कि सर का घर मेरा घर है, तो क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? रीजन इज दैट, बात को गौर से सुनिएगा, कि जब तक इस घर में उसकी डिक्लेरेशन नहीं है, खालिक दाद कभी भी इस घर का मेंबर नहीं बन सकता। और उसकी रजिस्ट्रेशन बेफॉर्म की फॉर्म में है। कानूनी तौर पे जो वर्बल तो नहीं ना होगा, कानून तो फिर कागजात मांगेगा कि नहीं जी नहीं, कैसे आप प्रूव करते हैं कि खालिक दाद जो है वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, या खालिक दाद से पूछा जाएगा। मैं रैंडम एक नाम ले रहा हूँ कि आप इस घर के मेंबर हैं, कोई प्रूफ दो, तो वो बेफॉर्म है। ओके, तो किसी भी फंक्शन की जो ये क्यों जरूरी है बाद में बात करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास क्यों जरूरी है बाद में बात करेंगे, पर हम पहले बात करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं कोई एक फंक्शन के बारे में, इसमें से किसको मैं बाहर लिखूं? मैं 2 फंक्शंस को बाहर लिखने लगा हूं। द फर्स्ट वन इज अ गेट डिस्टेंस, जरा गौर से देखिएगा क्लास, क्योंकि इसको मैंने डिफाइन बाहर करना है। क्लास डिफाइन ही बाहर है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। उसने डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पूछी है, तो ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बाहर पुट कर दी। मेरे साथ रहिएगा। और भाई कैसे पता चलेगा कि ये मेरी क्लास का है और इस क्लास के अंदर आने वाले जो फीट और इंचेस हैं वो मेरी क्लास के ही हैं? कैसे, हाउ? सादा सी बात है कि उसको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। हम जिस एरिया में रहते हैं, काफी सारे आपकी क्लास के बच्चे फातिया के लिए भी आए, और बहुत मेहरबानी उन बच्चों की, और वो लोग जनाजे में भी शिरकत हुए। BSIT सेकंड रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज से तकरीबन ना कोई 8-10 साल पहले, 8-7 साल पहले हमारे यहाँ पे 7 मुहर्रम हराम का जुलूस निकलता है हमारी सामने गली में से। तो मैं यूनिवर्सिटी से लेट आया। मैं लेट आता था, बहुत लेट आता था, 7-8 बज जाते थे। स्ट्रगलिंग दौर था मेरा। मैं शॉर्टकट एग्जांपल देना चाहूंगा। कर्फ्यू लगा हुआ था, काफी ज्यादा उन दिनों स्ट्रिक्टनेस होती थी, काफी ज्यादा सख्ती होती थी। मैं यूनिवर्सिटी से आया, लॉक लगा हुआ था, मेन रोड सारे ब्लॉक थे।
पीछे से 2-3 कॉलोनियों से होके जब मैं अपनी गली के कॉर्नर पे पहुंचा, तो हमारी गली बड़ी गली है, रोड के दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी। तो रोड के दूसरी तरफ भी गली नंबर 3 है और रोड के इस तरफ भी गली नंबर 3 है। बीच में से मेन रोड स्ट्राइक करता है हमारी गली को, लेकिन पूरी कंप्लीट एक गली जो सी है, ये हमारी गली नंबर 3 कहलाती है। काफी बड़ी गली बनती है ये। अब वो गली नंबर 3 का जो बी पोर्शन है ना, यानी बी पार्ट, ए हमारा है तो बी उनका है, तो वो जनाब साहब उधर जुलूस जाना था, तो उन्होंने हमारी गली भी सील की हुई थी, क्योंकि मजलिस के लिए औरतें हमारी गली से गुजर के फिर स्ट्राइक करके रोड को फिर उस तरफ चली जाती थी। तो ब्लॉक लगा हुआ था। जब मैं गली के कॉर्नर पे पहुंचा तो मेन रोड से, तो मेन रोड ब्लॉक था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये 7, मतलब मैं उल्टी तरफ से आया, मैं गली नंबर 10 से चलता चलता गली नंबर 3 तक पहुंच गया, 1 2 3 से नहीं गया। तो 3 पे आया, मैं शॉर्टकट करता हूँ। मैंने पुलिस वाले को कहा कि मेरा घर है, उसने कहा जी कि आप कहाँ से हैं। मैंने अपना बताया, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, ये कार्ड देखिए ये वो। उन्होंने साथ एक सिपाही एक रजाकार को मेरे साथ भेज दिया। घर पहुंचे तो ताला वगैरह कुंडी वगैरह लगी हुई थी गेट को। बैल दी तो अंदर से वाले साहब, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नात फरमाए, आमीन। उनकी आवाज आई, कौन? तो मैंने आवाज, आमीन जी। उन्होंने कहा कि कौन? तो मैंने कहा अबू जी मैं हूँ। तो उन्होंने गेट खोला तो उस पुलिस वाले ये रजाकार ने कहा जी कि सर ये आपके बेटे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी ये मेरा बड़ा बेटा है, और इस तरह उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे छोटा भाई या कोई कजन होता और वो शरारत के मूड में होता और वो कहता जी हम तो इसको जानते नहीं है, तो शायद वो पुलिस वाला मुझे वहीं पे लंबा डाल लेता, चल पुत्र पे तू। कहने से मुराद ये है कि उस घर में रजिस्ट्रेशन होना सर जरूरी ये है। मेरे साथ हुआ है, ये मुझसे पूछिए। हाँ चलो, तो मैं सिर्फ सर सिनेरियो मेरे साथ बता, मैं बाद में खालिक दरअसल ना वो मैसेज मुझे आ ने चुका ये हुआ है। शरारत किया था। हाँ अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सारों को लंबी उम्र दे और हमारे चच्चों को और हमारे बड़ों को भी हमारे सर पे साए रखे। तो मैं बात यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कि घर में, उस घर में जो डिक्लेरेशन है वो कंपलसरी है। अगर घर में डिक्लेरेशन कंपलसरी है तो कैसे पता चलेगा कि ये जो गेट डिस्टेंस है ये बेसिकली हमारा है या किसी और का है? आने वाला वो आमिर जिया उसी घर का है या वो आमिर जिया कोई और है? वो आमिर जिया कोई और है। ये तभी बता पाएगा अगर वो घर जोन सा है वो डिक्लेयर करे कि यस दिस मेंबर फंक्शन इज बिलोंग्स टू मी। कैसे लिखा जाता है? इसका सिंटैक्स है वाइड यानी रिटर्न टाइप, डिस्टेंस यानी क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाले, क्लास कहती है ये तमाम मुझसे बिलोंग करते हैं बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब कैसे जी? दोबारा बोल रहा हूं, वाइड यानी नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। Distance means to say it's a class that declare that by using the scope resolution operator that the following function is belongs to me. The scope resolution operator बताते हैं कि ये फंक्शन मेरी क्लास से है। एग्जाम्पल देता हूं एक और के लिए, ये देखें जी, मैं बात को खत्म करना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट बात को करें। हमारे पास ये क्लास का फंक्शन था, मैं इसको भी रिमूव करता हूं। आप देख सकते हैं कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं विद इन द क्लास, ताकि क्लास को पता हो ये मेरा है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, हाउ टू डिफाइन आउटसाइड द क्लास। अब क्लास को क्या पता है ये मुझसे है? रिटर्न टाइप, सो इट्स अ रिटर्न टाइप, सेकंड वन द क्लास नेम,
देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन एड डिस्टेंस, फिर वही चीजें जो बाकी हैं। रिटर्न टाइप बताती है कि इसकी क्या रिटर्न टाइप है। क्लास का नेम बताता है कि by using scope resolution operator, scope resolution, that this function is belongs to me, और फिर बाकी सारी डेफिनेशन हुई। बुक की तरफ चलते हैं। It's a return type. The second one is a class name. Scope resolution operator बताते हैं कि the which member function, data members, कौन कौन से वो मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर फंक्शन है, जो भी हैं वो उन पे मैं स्कोप रखता हूं, यानी वो जो मुझसे बिलोंग करते हैं, वो जो मेरे एक्सेसिबल हैं। देन द फंक्शन नेम, कौन सा भी होगा वो आप एक्सेस कर लेंगे बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर आर्गुमेंट्स, आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, जितने दिए हुए वो सारे के सारे। इससे पहले आपने सारे टॉपिक ऊपर कर लिए हुए हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर, उसके बाद ऑब्जेक्ट इज आर्गुमेंट, डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, आर्गुमेंट एंड ऑब्जेक्ट। कार्ड वाली गेम, मैं चाहूंगा कि आप कार्ड वाली गेम को खुद करें, ये समझ लें, बस कर लीजिएगा खुद ही, क्योंकि मैंने कभी कार्ड नहीं खेले, लिहाजा मुझे इनका नहीं आइडिया। मुझे समझने पड़ेंगे पहले कार्डों वाली गेम को समझने के लिए, तो कार्डों को समझना पड़ेगा। तो बस आप एक व्यू ले लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता चले कि हमने करना कैसे है। यहां तक क्लास अगर कोई भी क्यूरी है तो वो क्वेश्चन प्लीज मेरे से करें। एनी क्यूरी? सेशन को यहाँ ब्रेक करते हैं और साथ ही रिज्वाइन करते हैं जी।